कुछ वर्ड का मतलब होता है पर्सनल गेन और प्रॉफिट। ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है इसीलिए इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करोगे। पर्सनल गेन और प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट का मतलब क्या है? गेन और प्रॉफिट मतलब बेनिफिट को रेफर कर रहे हैं। पर्सनल गेन और प्रॉफिट इंसिडेंटली मेड from employment in addition to a regular wages और सैलरीज। ध्यान दीजिए, पर्सनल गेन और प्रॉफिट इंसिडेंटली मेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है पर्सनल बेनिफिट? एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। किसको? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट आ रहे हैं, अगर मान लीजिए इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कोई एक बिजनेस पर्सन कोई पर्सनल बेनिफिट डेराइव किया है, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कोई एक बिजनेस पर्सन पर्सनल बेनिफिट डेराइव किया है, वो पर्सनल बेनिफिट सैलरी सेट में चार्जेबल नहीं होगा। वो भी परक्विजिट है बट वो चार्जेबल होगा पीजीबीपी हेड में। और सेक्शन नंबर 28 क्लॉज 4 के थ्रू जब आप लोग पीजीबीपी पढ़ोगे तो सेक्शन 28 होगा पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन। अभी भी जाके देख सकते हो सेक्शन 28(4) में आपको परक्विजिट वर्ड मिलेगा। आपको लगेगा परक्विजिट तो सैलरी में आता है, परक्विजिट कैसे पीजीबीपी में आ गया? बिकॉज पर्सनल बेनिफिट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर बिजनेस पर्सन को रिसीव होगा वो पर्सनल बेनिफिट परक्विजिट है एंड चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बट अगर कोई एक पर्सन को पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहा है नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो पर्सनल बेनिफिट भी परक्विजिट है एंड वो परक्विजिट चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जब अदर सोर्सेस स्टडी करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। बात यहाँ क्लियर हो गया? तो पर्सनल बेनिफिट रिसीव होने में 3 जगह में चार्जेबल हो सकता है। सैलरी में भी हो सकता है, पीजीबीपी में भी हो सकता है, अदर सोर्सेस में भी हो सकता है। खास बात क्या है? अगर इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो रहे तब वो सैलरी हेड में जाएगा। इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर बिजनेस पर्सन को रिसीव हो रहे तब वो पीजीबीपी में जाएगा। और अगर कोई पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहे कोई पर्सन को नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तब वो जाएगा अदर सोर्सेस हेड में। अभी सैलरी साइड में फोकस करो। कोई एक पर्सनल बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रिसीव हो रहा है इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस और सैलरी। एम्प्लॉय को जो रेगुलर वेजेस मिलता है, वेजेस मतलब सैलरी, आप जानते ही हो सेक्शन 17 क्लॉज 1 आपने स्टडी किया था। सेक्शन 17 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 में वेजेस वर्ड लिखा था, मैंने बताया था वेजेस का मतलब कुछ नहीं बेसिक सैलरी। तो बेसिकली इन एडिशन टू द रेगुलर वेजेस अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ पर्सनल बेनिफिट रिसीव होता है वो पर्सनल बेनिफिट परक्विजिट माना जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी? सेकेंड हम आ रहे हैं परक्विजिट का कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पर्सनल बेनिफिट रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय इसको ड्रॉ कर रहा है अपना ऑथोरिटी में, मतलब ओरिजिन ऑफ परक्विजिट शुड बी लीगल। अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सनल एडवांटेज ड्रॉ कर लिया एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से, दैट्स नॉट परक्विजिट। बात समझ में आ रहा है? वो इनकम तो है बट वो परक्विजिट नहीं। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से कोई अनऑथोराइज्ड एडवांटेज ड्रॉ कर लिया, बेनिफिट ड्रॉ कर लिया जो एम्प्लॉयर ने ऑथोराइज नहीं किया एम्प्लॉय को लेने के लिए, अनऑथोराइज्ड एडवांटेज ड्रॉ कर लिया, मतलब इसका ओरिजिन इलीगल हो गया। तो जिसका ओरिजिन इलीगल है वो परक्विजिट नहीं हो सकता है। परक्विजिट का मतलब ओरिजिन लीगल होगा। क्लियर? तो हम क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट?
origin must be legal. याद रखना, अगर मान लीजिए आपने कहीं पे जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर ने आपको एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, आपको क्वार्टर दिया, आप उस क्वार्टर में रहते हो, आपने जॉब छोड़ दिया, फिर भी वो क्वार्टर नहीं छोड़ा है, क्वार्टर में आज भी रहते हो, 3 महीना पहले जॉब छोड़ दिया, फिर भी वो पास्ट एम्प्लॉयर का क्वार्टर में ही रहते हो, ये क्या हो गया? ये भी तो पर्सनल बेनिफिट हो गया ना, बट अनऑथराइज्ड हो गया, जॉब छोड़ने के बाद भी रह रहे हो, तो ये तो इलीगल हो गया। तो ओरिजिन मस्ट बी लीगल परक्विजिट बनने के लिए सैलरी सेट में। क्लियर? नेक्स्ट, ओरिजिन मस्ट बी लीगल, तो 2 मैंने बताया। थर्ड, इट मे बी रिसिव्ड एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेनिफिट, मे बी रिसिव्ड एज ए वॉलंटरी बेनिफिट, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअली भी प्रोवाइड किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो बना है एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्ट रेडी हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में मेंशन्ड है पर्सनल एडवांटेज, वो भी परक्विजिट है, मेंशन नहीं है, बट एम्प्लॉयर अपना इच्छा से दे रहा है वॉलंटरली, वो भी परक्विजिट है। तो परक्विजिट मे बी कॉन्ट्रैक्चुअल, मे बी वॉलंटरी। and may be voluntary. बात साफ क्लियर है परक्विजिट के बारे में। परक्विजिट एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, नहीं तो एम्प्लॉय का घर वालों को दिया जा रहा है। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय को ही मिल रहा है, एम्प्लॉय का घर वालों को एडुकेशन का बंदोबस्त कर दिया एम्प्लॉयर, तो ये भी परक्विजिट है। तो नॉट नेसेसरीली कि एम्प्लॉय को मिल रहा है, एम्प्लॉय का हाउस होल्ड को मिल रहा है, फिर भी वो परक्विजिट ही है। हाउस होल्ड ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड ऑफ द एम्प्लॉय, हाउस होल्ड ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है पेरेंट्स, whether डिपेंडेंट और नॉट, पेरेंट डिपेंडेंट है ना है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है पेरेंट डिपेंडेंट है, हो सकता है डिपेंडेंट नहीं है एम्प्लॉय के ऊपर, whether डिपेंडेंट और नॉट, दोनों केस में परक्विजिट। पेरेंट्स को कुछ सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है, स्पाउस को प्रोवाइड किया जा रहा है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। यहां पे भी डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट दोनों फैक्टर ही काम करेगा। क्लियर? फिर मान लो चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, इसमें भी वेदर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट वाला फैक्टर आएगा। चिल्ड्रन मतलब सन, डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं। क्लियर? नेक्स्ट 4 नंबर, सर्वेंट एंड अदर डिपेंडेंट्स, सर्वेंट एंड अदर डिपेंडेंट्स, इनको दिया जाने में भी परक्विजिट माना जाएगा एम्प्लॉय के लिए। क्लियर? तो परक्विजिट का एक एस्पेक्ट कवर हो गया। नेक्स्ट एस्पेक्ट, second aspect of the perquisite is perquisite may be in cash or may be in kind. अलाउंसेस के केस में आपने जैसे देखा था कि अलाउंसेस मस्ट बी इन कैश, परक्विजिट के केस में आप देख रहे हो कि परक्विजिट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ये हो गया सेकेंड एस्पेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला के अगर बोलोगे तो क्या होगा?
personal benefit or advantage are received by the employee from the employer in the course of employment in the form of cash or in the form of kind in addition to regular wages or salaries is called perquisite. Perquisite may be actually derived by the employee himself or herself or may be derived by his member of the household. Clear? थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द परक्विजिट. परक्विजिट का थर्ड एस्पेक्ट क्या है? परक्विजिट का थर्ड एस्पेक्ट बता रहे हैं कि परक्विजिट अगर ना मिलते तो एम्प्लॉय का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो पर्सनल एक्सपेंडिचर एनहांस हो जाते. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड किया. अभी एम्प्लॉय को अगर वो एकोमोडेशन ना मिलते तो एम्प्लॉय को घर ढूंढ के रेंट पे करके रहना पड़ता, तो एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता. तो ये हो गया थर्ड एस्पेक्ट परक्विजिट का कि परक्विजिट मिलने में एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर थोड़ा रिड्यूस्ड कर जाता है. तो आप आज के बाद परक्विजिट को आइडेंटिफाई करने में ये 3 कंडीशन को अप्लाई करोगे. नंबर 1 कंडीशन, पर्सनल एडवांटेज मतलब प्रॉफिट और गेन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिसीव हो रहा है इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस और सैलरी, एंड दैट पर्सनल बेनिफिट मतलब प्रॉफिट और गेन मे बी इन कैश मे बी इन काइंड. एंड थर्ड, वो ना मिलने में एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, वो मिलने में एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर जाता है. थर्ड एस्पेक्ट को अगर भाषा में लिखेंगे तो कैसे होगा? रिड्यूस द एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर बताइए? परक्विजिट में कौन सा एक्सपेंडिचर को लेकर बात चल रही है, पर्सनल की ऑफिशियल? ऑब्वियसली पर्सनल. तो रिड्यूस द एक्सपेंडिचर पर्सनल नेचर. क्लियर? पर्सनल एक्सपेंडिचर which would have normally incurred by the employee if perquisite is not a receipt. क्लियर? नेचर का हिसाब से परक्विजिट का जो नेचर है, नेचर का हिसाब से आप परक्विजिट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. कौन सा 3 टाइप्स? According to the nature of perquisite, तो परक्विजिट का नेचर के अनुसार टाइप्स ऑफ परक्विजिट को अगर हम डिवाइड करें तो 3 टाइप का परक्विजिट निकल के आएगा. नंबर 1, फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट. होता क्या है हम आपको बताएंगे. फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट. दूसरा, ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट. तीसरा, रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट. रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट.
नाउ आपने जो सेक्शन 17 क्लॉज 2, सेक्शन 17 क्लॉज 2 में आपने देखा सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 तक, ये सर नो। तो सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 तक जो 8 टाइप्स का परक्विजिट को इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट में शामिल किया गया था, वो 8 टाइप्स का परक्विजिट इधर तो फैसिलिटी नेचर में कैटेगराइज होंगे, नहीं तो ऑब्लिगेशन नेचर में, नहीं तो रिइंबर्समेंट नेचर में। तो 8 टाइप्स का परक्विजिट में कौन सा परक्विजिट फैसिलिटी नेचर का, कौन सा परक्विजिट ऑब्लिगेशन नेचर का, कौन सा परक्विजिट रिइंबर्समेंट नेचर का, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, एंड रिइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है। परक्विजिट मे बी प्रोवाइडेड इन कैश और मे बी प्रोवाइडेड इन काइंड, ये तो आपको पता ही है। जो सारा परक्विजिट काइंड में प्रोवाइड किया जाता है जनरली वो फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट होता है। उदाहरण देने में आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा कंपनी में कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कराने के लिए लोग चाहिए और मैंने जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया डिफरेंट न्यूज़पेपर में, डिफरेंट सोशल मीडिया में, और आपने वो जॉब एडवर्टाइजमेंट को पेरूज करते हुए जॉब के लिए अप्लाई किया और आपका कैंडिडेचर मेरा कंपनी का रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आप जैसा और भी लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर किया है, उनका कैंडिडेचर भी सेटिस्फाई करता है मेरा कंपनी का रिक्वायरमेंट को। तो सब लोग इंटरव्यू में अपीयर किया, आप सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया जॉब के लिए, और आपके साथ मेरा टर्म्स एंड कंडीशन तैयार हो गया, आपको कितना सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, आपने एक दूर का गाँव का नाम बताया, और मैंने देखा आने और जाने में आपको 3-6 घंटा टाइम डिवोट होता है। आप जो दूर का गांव में रहते हो वहाँ से ऑफिस आने में एंड ऑफिस से वो गांव जाने में 3-6 घंटा टाइम लगता है। तो मैंने आपको ऑफर किया कि एक काम करो, आप इतना टाइम अगर आने जाने में डिवोट करोगे तो कैसे अब ऑफिस में परफॉर्म करोगे। एक काम करो, ऑफिस का गेस्ट हाउस पड़ा हुआ है, आप गेस्ट हाउस में रह सकते हो। तो मैंने आपको क्या किया, एकोमोडेशन ऑफर किया। अभी ये एकोमोडेशन रेंट फ्री एकोमोडेशन भी हो सकता है और कॉन्सेशनल एकोमोडेशन भी हो सकता है। मतलब अगर कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड किया गया तो रेंट फ्री एकोमोडेशन है, बट अगर आपसे थोड़ा बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं एज ए रेंट तब हो जाएगा कॉन्सेशनल एकोमोडेशन। मतलब कैसे आपसे चार्ज करेंगे, आपका सैलरी से थोड़ा बहुत पैसा काट लेंगे रेंट का नाम पे। तो ये हो गया कॉन्सेशनल एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन भी हो सकता है, कॉन्सेशनल एकोमोडेशन भी हो सकता है। जो भी है एकोमोडेशन तो काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है, या एकोमोडेशन प्रोवाइड करने को आप बताओगे फैसिलिटी टाइप का परक्विजिट। और एक उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए मेरा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है और आप मेरा कंपनी का एक एम्प्लॉय हो। आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, कॉन्सेशनल भी हो सकता है। जो भी है मैंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया है ये कैश में प्रोवाइड किया कि काइंड में प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली काइंड में प्रोवाइड किया। तो ये हो गया फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट। सेम उदाहरण को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए आपने आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑब्टेन किया कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑब्टेन किया आपने। अब बताइए आपने कनेक्शन ऑब्टेन किया इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से, तो वो जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी किसके नाम पे बिल भेजेगा, आपके नाम पे। मान लीजिए वो बिल का पेमेंट हम डायरेक्टली करते हैं, आप मेरा कंपनी में काम करते हो, मेरा कंपनी में काम करते हो और कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी आपके नाम पे बिल भेजते हैं और वो बिल का पेमेंट एज ए एम्प्लॉयर आई एम पेइंग। क्लियर, तो ये कौन सा टाइप का परक्विजिट हो गया, आपका ऑब्लिगेशन मैंने पूरा कर रहा है। ऑब्लिगेशन किसका था, बिल किसके नाम पे आया है, बिल आपके नाम पे आया है, आपका ऑब्लिगेशन था पे करना, बट एज ए एम्प्लॉयर आई एम पेइंग दैट बिल। तो क्या हो गया, ये ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम पे बिल आया और आपने बिल पे कर दिया, बाद में वो बिल का मनी रिसिप्ट लेकर अब मेरा पास आया, आई एम योर एम्प्लॉयर, और मैंने क्या किया, आपको उतना पैसा रीइंबर्स कर दिया। तो ये क्या हो गया, रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट। तो परक्विजिट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा नेचर का परक्विजिट है, फैसिलिटी नेचर का कि ऑब्लिगेशन नेचर का कि रीइंबर्समेंट नेचर का। और रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट और अलाउंस में थिन लाइन डिफरेंस है। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट एंड अलाउंस दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, अलाउंस भी कैश में मिलता है और रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट भी कैश में मिलता है, फर्क है, थिन लाइन डिफरेंस।
डिफरेंस कौन सा पॉइंट में जनरेट हो रहे हैं बता रहे हैं। मान लीजिए एज ए एम्प्लॉयर आई एम गिविंग यू और प्रोवाइडिंग यू इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस ऑफ ₹1000। अलावेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? अलावेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू मीट ए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड दैट रिक्वायरमेंट मे बी ऑफिशियल मे बी पर्सनल। बताइए अगर बिजली के लिए हम आपको पर मंथ 1000 रुपया पे कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अलावेंसेस का जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने सेटिस्फाई किया है। फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट 1000 रुपीज हम आपको पे कर रहे हैं बिजली का रिक्वायरमेंट के लिए, और बिजली का रिक्वायरमेंट पर्सनल है। क्लियर? फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय टू मीट ए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड दैट रिक्वायरमेंट मे बी पर्सनल मे बी ऑफिशियल। तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो हम आपके लिए आपको बिजली के लिए जो 1000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस है। इलेक्ट्रिसिटी अलावेंस आपको जो मिल रहा है आपका एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मिल रहा है। रिक्वायरमेंट जनरेट होने के पहले ही हम आपको पैसा दे रहे हैं। हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपये आ रहे हैं, हो सकता है 1000 से कम आ रहे हैं, हो सकता है 1000 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे मेरा पेमेंट, हम तो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ पेमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 रुपये आया है, केवल मीटर का रेंट आ रहा है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर यूज़ कर रहे हो उसका रेंट आ रहा है क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया ही नहीं, तो 10 रुपये केवल बिल आया, फिर भी हमने आपको 1000 पे किया। तो आपका रिक्वायरमेंट जनरेट होने के पहले ही हम आपको पे कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट कितना जनरेट हो रहा है दैट इज इमेटेरियल, फिक्स्ड अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, ये अलावेंस में होता है। बट परक्विजिट में क्या है? परक्विजिट में कैश तब मिलता है जब आपने पेमेंट किया, तब पेमेंट करने के पहले नहीं मिलता है। आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन किया, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑब्टेन किया और आपके नाम पे बिल आ रहा है, आपने वो बिल पेमेंट कर दिया, फिर मानी रिसिप्ट लेकर मेरे पास आते हो और हम आपको पैसा पे करते हैं। इस टाइम में क्या हो रहा है? इस टाइम में आपका रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद ही पैसा दिया जा रहा है। रिक्वायरमेंट जनरेट होने के पहले पैसा नहीं दिया जा रहा है, रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद ही पैसा दिया जा रहा है। मतलब देखने में तो हम आपको पैसा दे रहे हैं बट एक्चुअल में पैसा नहीं दे रहा है। इनडायरेक्टली देखोगे तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मेरे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हो, कोई इंडिपेंडेंट कंपनी से ले रहे हो, बट कंपनी को पेमेंट किया तब जाके उतना ही पैसा हम आपको रीइंबर्स कर रहे हैं। मतलब रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद ही हम आपको पैसा दे रहे हैं और उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना पैसा आपने रिक्वायरमेंट के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया, उससे ज़्यादा कम नहीं दे रहे। बात समझ में आ रहा है? तो रीइंबर्समेंट एंड अलाउंस में फ़र्क है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ अभी हम आएंगे सेक्शन 17 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 8 और आपको दिखाएंगे कि वो जो 8 परक्विजिट को इंक्लूसिव डेफिनेशन में शामिल किया गया है वो 8 परक्विजिट का नेचर क्या क्या है। आइए दिखा रहे हैं हम आपको। ध्यान देना है, जब परक्विजिट ऑब्लिगेशन नहीं तो रीइंबर्समेंट नेचर का होता है तब अमाउंट इन्वॉल्व रहता है, और अमाउंट इन्वॉल्व रहने में वही अमाउंट हम लोग ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। बट जब परक्विजिट फैसिलिटी नेचर का होता है उसमें तो अमाउंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, वो तो काइंड में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्वांटिफिकेशन जरूरी होता है और क्वांटिफिकेशन पर्पस के लिए वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। तो अभी आपको दिखाएंगे सेक्शन 17 क्लॉज 2 में जहां जहां वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है वो सारा परक्विजिट काइंड नेचर का है और इसी पर्पस में क्वांटिफिकेशन के लिए वैल्यूएशन जरूरी है, इसलिए ही वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है। आइए दिखाता है।